हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण। इससे पहले की सीरीज में हमने जो लूसेंट की सीरीज चल रही है इसमें हमने प्रेसिडेंट डिस्कस किया था। आज की सीरीज में हम लूसेंट के नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ हम शुरू करते हैं। ये आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 71 तक है जो वाइस प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं। वाइस प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और इनकी इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इनके इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भले वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हों, भले वो इलेक्टेड मेंबर्स हों, वो मैटर नहीं करता। और स्टेट की जो असेंबलीज के मेंबर हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स ही, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट के भी, यूनियन टेरिटरी के भी, एंड बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा के भी, मींस पार्लियामेंट के भी। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पार्टिसिपेट करते हैं, भले वो नॉमिनेटेड हो, भले वो इलेक्टेड मेंबर्स हो। ये काफी इसमें सिंपल है, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट के में जो पार्लियामेंट जो मैंने वो आपको बता दिया कि दोनों हाउस होते हैं, उसमें दोनों हाउसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जो ओथ होती है, वो ओथ कौन दिलाता है, वो हमने पीछे से डिस्कस किया था, इसमें नहीं दिया है। वो प्रेसिडेंट दिलाता है। और इनका जब इम्पीचमेंट हो जाता है तो उनको कुर्सी के उतारने का काम भी प्रेसिडेंट ही करता है। नेक्स्ट है कि किस किस बेसिस पे इनका क्वालिफिकेशन देखा जाता है वाइस प्रेसिडेंट का। सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, इनकी एज है वो 35 होनी चाहिए, वो कोई भी ऑफिस एंड प्रॉफिट होल्ड नहीं करते होने चाहिए। उसके बाद में वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का मेंबर होने चाहिए फिर ही वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन टू बिकम ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब इसका मेंबर बनने के लिए होने चाहिए। उससे नेक्स्ट ये वाइस प्रेसिडेंट के सभी के नेम दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हो, थोड़ा देख लेना एक बार। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका टर्म जो होता है 5 साल के लिए होता है, 5 साल के जो ऑफिस में आते हैं। इनका फिक्स एज सच हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इनका फिक्स टर्म ही होता है या फिर उससे पहले इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। ये उससे पहले भी रिमूव किए जा सकते हैं एंड इनका टर्म थोड़ा एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगर इलेक्शन नहीं हुए हैं अभी फिलहाल तो तब भी ये ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद इनको हटाना ही है। जब तक नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये रहते हैं। इनकी इम्पीचमेंट के लिए अगर इनको रिमूव करना है, अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट किया है, तो इनकी जो कोई इम्पीचमेंट अगर करना है, कुर्सी से उतारना है, इनको अपनी पोस्ट से नीचे करना है, उसके लिए कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होता है। जैसे हमने देखा था प्रेसिडेंट का एक फॉर्मल इम्पीचमेंट है, तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो मेंशन है, ऐसे भी डाल सकते हैं। तो हमें लगेगा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ऐसे दिया है, कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का मेंशन है, इनका कोई मेंशन नहीं है। इनको रिमूव करने के लिए इनका जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो राज्यसभा से ही इनिशिएट होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि ऐसे आ जाता है कि पार्लियामेंट के कोई भी पार्लियामेंट का जो हाउस है, भले अपर हाउस है, भले लोकसभा है, भले राज्यसभा है, कोई भी इनिशिएट कर सकता है। तो ये गलत हो जाएगा, पार्लियामेंट नहीं इनिशिएट कर सकती है सच, क्योंकि पार्लियामेंट दोनों हाउस आ गए ना पार्लियामेंट में। सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा, क्योंकि ये राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए ही एलिजिबल होना चाहिए। राज्यसभा का में इनिशिएट हो जाती है जब इनकी रेजोल्यूशन पास हो जाता है, तो वहां के जो हाउस है वो 50% ऑफ द मेजोरिटी से अगर पास कर देते हैं तो तभी लोकसभा के पास चला जाता है। उसके बाद में लोकसभा, अगर इसको लोकसभा भले सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे, ये भी यहाँ पे ध्यान में रखना, इसमें दिया नहीं है, लोकसभा उसके बाद सिंपल मेजोरिटी से भी इसको पास कर सकती है। जरूरी नहीं है कि उसको भी 50% ऑफ द मेजोरिटी से करना है। इसका देखो मतलब क्या है, मतलब है 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, उसकी एज अ वाइस प्रेसिडेंट
कोई फंक्शन नहीं होते, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ फंक्शंस नहीं दे रखे कि जो उसको परफॉर्म करने रहते हैं, कोई ऐसी ड्यूटीज नहीं है कि जो एज अ वाइस प्रेसिडेंट ही परफॉर्म होंगी। लेकिन ये एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा काम करते हैं। इनका मेन काम यही है कि इनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा काम करना होता है। बेसिकली चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जब प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए उस टाइम पे सही कंडीशन में नहीं होते हैं, व्हेन प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, तब उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट इलेक्ट करते भी हैं। जैसे ऊपर की लाइन में दिया हुआ है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने एक्ट किया था एज अ प्रेसिडेंट जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 15 दिन के लिए एक लंबे दौरे के लिए एक छुट्टी पे चले गए थे। छुट्टी पे नहीं गए थे, छुट्टी पे नहीं बोल सकते, ये एक विजिट पे गए हुए थे। तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट ने एज अ प्रेसिडेंट एक्ट किया था। तो अगर मान लो जब ये एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे ये जितने भी इनकी सैलरी हो गई, भाई जितने भी अदर अलाउंसेस हो गए, वो सारी वो प्रेसिडेंट वाली ही एंजॉय करते हैं। भले वो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए होते हैं, लेकिन वो सारी वही चीजें एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है कि मान लो प्रेसिडेंट का एंड वाइस प्रेसिडेंट का दोनों का ही जो ऑफिस है वो खाली हो जाता है, भले फॉर द रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन या फिर कोई अदर रिमूवल, इम्पीचमेंट हो गया उनका, तो उस टाइम पे फिर कौन बनेगा? मतलब प्रेसिडेंट का ऑफिस भी खाली है, वाइस प्रेसिडेंट का भी खाली है, तब एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन एक्ट करेगा? तो इस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पावर दी गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इन दोनों की एब्सेंस में, या फिर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एब्सेंट है, उनकी जगह में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में बताना भूल गई थी, दिमाग में था लेकिन बताना भूल गई, मैं निकल गया, कि अगर मान लो प्रेसिडेंट के या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या फिर बोलो इनके इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है, इनके इलेक्शन के रिलेटेड या कोई किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है, तो वो डाउट्स या फिर वो वाले जो डिस्प्यूट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी। एनी सच डिस्प्यूट आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। उसी का जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सक्लूसिव होगा, एक्सक्लूसिव होने के साथ साथ वो फाइनल भी होगा। कोई और कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में या हाई कोर्ट्स में आप वो पिटीशन नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ये वाला जो है, इस फर्स्ट पॉइंट में मैंने ये आपको बता ही दिया है कि जब वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट तो उनको जो सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, वो सारे प्रेसिडेंट वाले ही एंजॉय करने को मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट ये है कि अगर मान लो किसी भी प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाता है, अगर मान लो वो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देती है कि हाँ ठीक है, मतलब इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं इनका वैसे ही इम्पीचमेंट कर देते हैं, या फिर इन्होंने कोई क्राइम कर दिया है, उस क्राइम में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देती है इनको कि इनको अभी स्टेप डाउन करना पड़ेगा, तो जब वो सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन ले रही है, उसके जो पहले के जितने भी फंक्शंस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ने परफॉर्म किए हैं वो फंक्शंस इनवैलिडेट नहीं किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर निकाल दिया है कि इनको मतलब कि स्टेप डाउन करवाना है, ठीक है, अभी मतलब इन्होंने कुछ क्राइम किया है एंड वो कन्विक्शन प्रूव हो जाता है उनके अगेंस्ट, तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले उन्होंने जहां भी जो भी बिल पे साइन किए थे, जो भी अमेंडमेंट्स हो गई उनके टाइम पे, या फिर अदर कुछ भी कोई भी चीजें फंक्शंस उनके द्वारा या फिर डील्स ट्रीटीज कुछ भी किया गया है कि उसके ऊपर वो सारी इनवैलिड हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, वो सारी वैलिड रहेंगी। उसके बाद वाली चीजें वो तो फिर ऑब्वियस है वो नहीं कर पाएंगे। इसके अगला जो चैप्टर है वो है प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम रोल प्ले करता है। मतलब जैसे मैंने पहले बोला था ना कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल हेड होता है, मतलब वो पार्लियामेंट को तो उसके कंट्रोल में है ही, ऐसा बोल सकते हैं। साथ ही साथ जो भी एग्जीक्यूटिव काम हो रहे हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, वो भी एक तरह से उसका हेड वही है। ये सबसे पावरफुल एंड सबसे यूनिक पोजीशन बोली जा सकती है इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट,
क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो हमारा नॉमिनेटेड हेड है, नॉमिनल हेड है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ये मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था। यहाँ पे सारे प्राइम मिनिस्टर्स का दे रखा है एक बार वेरवा थोड़ा सा, कि कौन कौन से हैं जिनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस पास हो गया था, कि उनसे नो कॉन्फिडेंस की से डिफीट हो गए थे और वो स्टेप डाउन करना पड़ा था। जैसे वीपी सिंह की गवर्नमेंट हो गई, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, देवगौड़ा हो गए। उसके बाद में ये सारा दिया है। एक यहाँ पे ना ये दे रखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर का जो शॉर्टेस्ट पीरियड था उनका 13 डेज का, 13 डेज का ना, वो जब सबसे पहली टर्म में आए थे तब वो 13 दिन के लिए रहे थे। उसके बाद वो फिर दोबारा से फिर आए थे 98 से 99 में। इस बार उन्होंने 13 मंथ तक किया था। फिर उसके बाद में वो एक फुल फ्लेजेड 99 से आई थिंक 2004 तक उनकी गवर्नमेंट रही है। उनके बाद वो एक फुल फ्लेजेड जो पीरियड था 5 साल का, 5 साल के लिए वो पीएम रहे हैं। तो पता नहीं 5th पॉइंट अटल बिहारी वाजपेयी वाला मुझे नहीं लगता कि ये सही पॉइंट है, ऐसा लिखना सही है, क्योंकि ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर का टर्म देख रहे हैं ना हम, कोई पहली बार वाला टर्म थोड़ा ना यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है। ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट, ये हमें ज़्यादातर चीज़ें पता ही हैं। उसके साथ साथ में जो इनके अदर्स मिनिस्टर्स भी होते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि इसको मुझे मिनिस्टर का ओहदा देना है, वो भी अपॉइंट या फिर डिसमिस अगर उनको उतारना भी है तब भी पीएम के कहने पे प्रेसिडेंट ही उतारते हैं, तो पीएम ही करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लीडर ऑफ द पार्टी जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। जो मेजोरिटी होती है लोकसभा में उसके वो चुने हुए नुमाइंदा होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा ही होता है। कौन से मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, ये जो चीज़ है ये भी पीएम ही करता है, पीएम के कहने पे ही दी जाती है। एक्चुअली ये पीएम की अपनी डिस्क्रिशन होती है, मतलब इनको मिनिस्टर्स को जो काम अलॉट है वो भी पीएम के कहने से पीएम ही करता है। पीएम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 75, ये हम बार बार देख रहे हैं। अंडर आर्टिकल 74 ये करता है। उसके बाद में ये जो कम्युनिकेट करता है, ये इसके बीच में जो माध्यम होता है वो पीएम ही होता है, पीएम के कहने पे ही सारी चीजें हो रही होती हैं। अब अगर पीएम चाहे ना किसी भी बंदे को 6 महीने के लिए वो मिनिस्टर बना सकता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 6 महीने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर वो बंदा किसी भी तरीके से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हो जाना चाहिए, या तो थ्रू इलेक्शन हो जाना चाहिए या थ्रू राज्यसभा वो इलेक्ट होके आ जाना चाहिए। लेकिन आप 6 महीने के लिए उसको अपने डिस्क्रिशन पे पीएम जो है अपने डिस्क्रिशन पे किसी को भी कोई भी मिनिस्टर बना, किसी को इंसान को मिनिस्टर बना सकता है। नेक्स्ट है मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स आर नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट। अब जो कैबिनेट होता है उसमें भी पीएम की अपनी डिस्क्रिशन है, वो जिसको भी चाहे, जिस भी मिनिस्टर को चाहे वो अपनी कैबिनेट का हिस्सा बना सकता है। लेकिन इस कैबिनेट में मेंबर ऑफ जो स्टेट होते हैं, मेंबर्स ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट सॉरी, वो इसका हिस्सा नहीं होते, और वो तभी मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं अगर उनको स्पेशली न्योता भेजा जाए, अगर उनको स्पेशली इनवाइट किया जाए। एक किसी भी बंदे को डिप्टी मिनिस्टर बना दिया जाता है, वो डिप्टी जो मिनिस्टर होता है वो जरूरी नहीं कैबिनेट का हिस्सा हो, लेकिन वो सारे मिनिस्टर को किस किस को कौन कौन सी ड्यूटी करनी है, कौन कौन सा काम परफॉर्म करना है, वो सभी बताता है। और उसके बाद में ये 6 मंथ वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट उसको चूज होके 6 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन वो मिनिस्टर फिर भी बन सकता है। अब आगे इन्होंने डायरेक्टली ये मिनिस्टर पे आ गए हैं, पीएम को बताते बताते बीच में। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मैंने पहले भी बताया आपको, प्रेसिडेंट के द्वारा ही इलेक्ट होके आते, प्रेसिडेंट उनको चूज करता है, मतलब ओथ जो है वो प्रेसिडेंट देता है, और सीएम के कहने पे ये होता है। ये पीएम की पर्सनल, प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल डिस्क्रिशन होती है कि किसको वो मिनिस्टर बनाना चाहता है, और ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही काम कर रहे होते हैं। जब भी प्राइम मिनिस्टर चाहे प्रेसिडेंट को बोल के किसी भी मिनिस्टर को ओहदे से हटा सकता है। अगर वो चाहे कि अभी स्मृति ईरानी है जैसे,
तो अगर मोदी जी चाहें कि इसको हटाना है, ये सही से काम नहीं कर रही है, ये बहुत लफड़े हो रहे हैं इधर इसकी मिनिस्ट्री में, तो कभी कभी भी प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है। ऐसा नहीं है एक बार चूज हो गया तो 5 साल के लिए रहेगा, कभी भी फेरबदल हो सकता है कैबिनेट में। और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल वाला ये यूपीएससी एक बार पूछ भी चुका है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं दे सिंक एंड स्विम टुगेदर। मान लो इनके अगेंस्ट लो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, मोशन पास हो गया, अगर इनके अगेंस्ट मोशन पास हो जाता है, उस केस में ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर इनके अगेंस्ट पास हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने से कोई एक बंदा नहीं रिजाइन करेगा या कोई 2 बंदे रिजाइन नहीं कर देंगे जिनके अगेंस्ट कोई ऐसा है। ये पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट पास होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, और सारे के सारे को ही रिजाइन करना पड़ता है अगर ये पास हो जाता है। ये चीज है। उसके बाद में नेक्स्ट आ गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी हम अभी देख लेते हैं, फिर इसके बाद कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हम नेक्स्ट देखते हैं। ये इनको फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी बोला जाता है, हाईएस्ट लॉ मिनिस्टर या फिर फर्स्ट लॉ ऑफिसर, सॉरी मिनिस्टर बोल रही हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी बोला जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के की तरफ से ये एक तरह से एडवोकेट होते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी मैटर है, अगर वो कोई लीगल मैटर है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है या हाई कोर्ट में जा रहा है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कौन वो केस लड़ेगा, वो होता है गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ने वाला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनको जो अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये कुछ बार डायरेक्टली ऐसे लाइन नहीं आ जाती है। इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो सेम होती है एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और वो ऑब्वियस है लीगल ऑफिसर हैं तो लॉ ऑफिसर हैं, या फिर ऐसे बोलो लीगल केसेस के लिए लड़ेंगे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जितने ही उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, यूपीएससी कभी भी पूछ सकते हैं, मुझे लगता है ये कभी भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि क्या उसके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कभी भी प्राइवेटली अपनी लॉ प्रैक्टिसेस को नहीं कर सकते हैं कंटिन्यू। तो हमें लगता है कि अगर लॉ ने अपॉइंट कर लिया तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यहाँ भी मुद्दा आ सकता है कि तो वो अपनी पर्सनल जो प्रैक्टिसेस हैं इसके बाहर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केसेस से बाहर नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मान लो जिस टाइम पे कोई केस उनके पास नहीं है तो उनकी मर्जी है, वो बाहर का भी कोई केस ले सकते हैं और बाहर का भी कोई केस लड़ सकते हैं, तो ऐसी कोई बंदिश नहीं है। ये कैबिनेट का मेंबर नहीं होते हैं, ये ना ही पार्लियामेंट का कोई हिस्सा होते हैं, ना ही पार्लियामेंट का कोई पार्ट होते हैं, लेकिन इनके पास राइट टू स्पीक इन द हाउस होता है। ये पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, दे हैव अ राइट टू स्पीक, लेकिन ये उसमें वोट नहीं कर सकते, दे हैव नो राइट टू वोट। लेकिन ये किसी भी कमेटी में भी जाके बोल सकते हैं और पार्लियामेंट के भी किसी भी हाउस में जाके बोल सकते हैं। इनका जो प्रिविलेजेस होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उन्हीं के द्वारा उन्हें ही की जितना ही दिया जाता है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चेयर है, ऐसा बोल सकते हैं गवर्नमेंट के लिए। और ये किसी भी कोर्ट में इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में ऑल कोर्ट में ये जाके गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट को हेयर कर सकते हैं। ही इज नॉट अ होल टाइम काउंसलर फॉर द गवर्नमेंट नॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो होल टाइम काउंसिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उनके अभी कोई केस नहीं है उनकी तरफ से लड़ने के लिए कोर्ट में, तो ऐसा नहीं है वो वेले बैठे रहेंगे कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही हम ऑफिसर हैं तो नहीं करेंगे। इसका मतलब यही है कि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। नेक्स्ट आ गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जितना भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम होता है, चाहे वो यूनियन का हो चाहे वो स्टेट का हो, वो सारे का सारा कैग देखते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इनके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ये रिमूव हो सकते हैं, रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ
बोथ द हाउसेज ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अगर इनकैपेसिटी, जब मिसबिहेवियर, जब कुछ ऐसा करते हैं, वायलेशन इस तरीके का कोई करते हैं, तभी इनको रिमूव किया जा सकता है इनकी सर्विस से। इनकी जो सैलरीज हैं और जो कंडीशन है या फिर जो भी अलाउंसेस मिलने हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा ले डाउन किए जाते हैं। वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि कितने करने हैं, कितना देना है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो हैं वो 6 महीने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। जब वो ऑफिस में आते हैं, मतलब उसके बाद वो 6 महीने के लिए वहां तक रहते हैं, 6 साल तक रहते हैं, 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। एंड इनकी जो एज या फिर 6 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, दोनों से, मतलब जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। अगर मान लो अभी वो 63 ईयर्स के हैं, कोई मतलब हैं, जैसे उनको अपॉइंट किया जाता है कैग, 63 ईयर की एज पे अगर अपॉइंट हो गए तो वो ऐसा नहीं बोल सकते कि 6 साल की टर्म है तो मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। लेकिन 63 के हैं, 65 तक हो जाना चाहिए, तो 2 साल की भले टर्म हुई है तो लेकिन उनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि 6 साल या तो फिर 65 साल, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट है उनकी जो सैलरीज होती हैं वो इक्वल होती हैं एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। उनकी जो कंडीशन फर्दर द गवर्नमेंट ऑफिस, कैग का जो इम्पीचमेंट है, इनका जो रिमूवल है वो सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज का आगे पढ़ेंगे, बस आपको ये याद रखना है कि इनका जो रिमूवल है एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। और ये दोबारा से अपॉइंट नहीं हो सकते, ये चीजें इसमें लिखी नहीं है, इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, नो रीअपॉइंटमेंट। ये बाय प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट ही इनको ओथ देता है, अंडर हैंड एंड सील प्रेसिडेंट के अंडर ही ये काम करते हैं। जो भी इनकी सैलरी होती है या फिर जितना भी इनको स्टाफ अलॉट किया जाता है, उनकी जो सैलरीज होती हैं वो सारा जो खर्चा पानी है दैट इज चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका फंड ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि ये ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी एंड पार्लियामेंट वोट करेगी कि कितना देना है, उनकी कोई अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं है एज सच इसके ऊपर। कैग हर एक स्टेट का एंड यूनियन टेरिटरी का जो अकाउंट है फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, इनके जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट भी करते हैं और साथ में उनको अकाउंट्स भी करते हैं, मतलब कंपाइलेशन भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं स्टेट के लिए। लेकिन फ्रॉम 1976 तक ये सेंटर के लिए भी ऑडिट भी करते थे और साथ में कंपाइलेशन एंड मेंटेनेंस भी करते थे अकाउंट्स का। लेकिन उसके बाद से 1976 के बाद से क्या होगा कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए तो ये दोनों काम करते हैं, ऑडिट का भी, अकाउंटिंग का भी काम करते हैं। लेकिन 76 के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिर्फ ऑडिट का काम करते हैं, सिर्फ देखते हैं। देखो ऑडिट का काम क्या है, मेनली कैग का काम क्या है ना, ये बंदा क्या करता है जी, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि हमने ना ओलंपिक्स करवाने हैं, हम अपने देश में ओलंपिक्स करवाएंगे। अब इसके लिए बहुत सारे ग्राउंड्स बनवाने होंगे, बहुत सारे स्पोर्ट्स के, अभी इतनी बड़ी एक्टिविटीज होंगी, किस लेवल की होती हैं आपको पता है, तो बहुत सारा खर्चा भी होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक बजट फिक्स कर देगी कि हमारा इतना बजट है, हम यहाँ इतने स्विमिंग पूल्स बनाएंगे या फिर इतने सारे हम जिम्नास्टिक के ग्राउंड्स बनाएंगे, इतने सारे हम नॉर्मल एथलेटिक्स के स्टेडियम बनाने हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में एक बंदे को, कॉन्ट्रैक्टर को ये सब दे दिया जाएगा कि तू भाई सारी चीजें इतने समय तक इतनी अच्छी क्वालिटी की सब बना के तैयार कर दे स्टेडियम। अब उसने बंदे ने बना भी दी, लेकिन उसने इसमें भी, इसके बीच में से बहुत सारी धंधेबाजी कर ली, बहुत पैसा खा लिया। अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट को पता चलेगा इस बंदे के थ्रू, कैग के थ्रू। कैग की ड्यूटी लगा देंगे कि तू चेक कर भला कि जितना पैसा इस बंदे को दिया था, क्या सारा पैसा इसने लगाया? इसके पास सारी वो स्लिप्स हैं, क्या रिसीट्स हैं जो इसने पैसा लगाया? इसके पास वो बैलेंस शीट है, या फिर इसने कम पैसे में ऐसे सब कर दिया, अच्छा चीज बना के नहीं दिया और बाकी का पैसा ये खा गया? अब ये जो सारी चीज की इंक्वायरी करेगा ना, ये कैग करेगा। गवर्नमेंट की तरफ से ये इसको बिठाया हुआ है कैग को। ये करके फिर उसके बाद में सारी रिपोर्ट तैयार करके, ऑडिट इसी को करना बोलते हैं, पूरा ऑडिट करके सरकार को बता देगा भी भाई इस बंदे ने इतने करोड़ दिए थे, इतने खा लिए और इतने लगा दिए। उसके बाद गवर्नमेंट का काम है उसके ऊपर इंक्वायरी खोलना या ना खोलना, ये चीज है। ये एक एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया क्योंकि ये पहले एशियन गेम्स जो इंडिया में हुई थी उसके बीच में ये हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि
ये अकाउंट करते हैं फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, उसके ऊपर भी ऑडिट एंड रिपोर्ट करते हैं, एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी करते हैं, एंड स्टेट के ऊपर भी। जितना भी लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जो भी पैसा आ जा रहा है डिपार्टमेंट से ऑफ द यूनियन ऑफ फॉर यूनियन एंड स्टेट्स, वो सारा देखते हैं, बताते हैं। बाकी आप देख लेना, और वैसे जो जितनी इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब पेपर के हिसाब से जो क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकते हैं, वो मैंने लगभग आपको बता ही दिए हैं इसमें। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से बहुत क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं, तो इसको डिटेल से अच्छे से पूरा मन लगा के पढ़ेंगे। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा क्लास होने वाली है वो इसके ऊपर हम करेंगे। आज के सेशन में इतना ही, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।